नमस्कार प्रिय बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके एलाइड कोर्स माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्नोलॉजीज़ में CP311 ग्रेजुएशन BSc फिफ्थ सेमेस्टर। आज यूनिट 2 में हम डिस्कस करेंगे टोटीपोटेंसी के बारे में। टोटीपोटेंसी आपका फोर्थ वीडियो लेक्चर है। रोज़ की तरह मैं ही इंस्ट्रक्टर आपका अंकुर शर्मा, AP स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। तो वीडियो के शुरुआत में हम सबसे पहले आउटलाइंस को जानते हैं। इंट्रोडक्टरी स्लाइड के बाद हमारी आउटलाइन शुरू होती है। उन आउटलाइंस में हम आगे ब्रीफ में जाते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में हम आउटलाइंस को शुरू करते हुए अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि टोटीपोटेंसी में हमें किन किन अध्यायों के बारे में पढ़ना है। आइए आउटलाइंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है हमारा टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे। टोटीपोटेंसी के बारे में हम डायग्राम के रूप में भी जानेंगे, इसको हम डेफिनेशनल रूप में भी जानेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है हम वो भी जानेंगे, इसके कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस होते हैं हम ये भी जानेंगे। इसके बाद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएशन, फिर है हमारा डी डिफरेंशिएशन, फिर है री डिफरेंशिएशन, फिर है रीजनरेशन। नेक्स्ट है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीजनरेशन। फिर इनको 3 फेजेस में कैटेगराइज किया गया है, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। तो चलिए हम थ्योरेटिकली जाने से पहले डायग्राम के रूप में टोटीपोटेंसी को समझते हैं, क्योंकि टोटीपोटेंसी एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा लेक्चर है अपने आप में जो थ्योरी में पूरा कभी भी समाहित नहीं हो सकता। बिना डायग्राम के आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, प्रैक्टिकली जानने की बहुत ज़रूरत है इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं टोटीपोटेंसी के डायग्राम से। इन विट्रो और इन विवो कंडीशन में दोनों में आपको समझाएंगे। ये डायग्राम है टोटीपोटेंसी का। इसमें इन विवो और इन विट्रो दोनों कंडीशंस में हम आपको समझाएंगे कि टोटीपोटेंसी कैसे सक्सेसफुल रहती है। हम इन विवो कंडीशन में आए, हमारे पास 2 जायगोट हैं जो कि एम्ब्रियो में सेल स्टेज पर है। इन विवो कंडीशंस में हमने इन्हें क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन मेटाबॉलिज्म के थ्रू चेंज किया। जब हमने इनको चेंज किया तो ये प्लूरीपोटेंट में मास के रूप में इनर सेल में, ठीक है, एक सर्किल में राउंड के रूप में बहुत किनारे में जाकर कलेक्ट हो गए। और ये कंडीशन नेक डाई से आपको समझ में नहीं आएगी, ये कंडीशन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही आप समझ पाएंगे। जब हम इन विट्रो कंडीशंस पे आते हैं तो इन विट्रो कंडीशंस में छोटी छोटी सेल्स का एक स्ट्रक्चर बनता है राउंड, और वो फिर इरिवर्सिबल करता है टोटियोपोटेंट की तरफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को बनाने के लिए। तो इस टोटीपोटेंसी के हम डायग्राम से केवल इतना समझ सकते हैं कि इन विवो कंडीशन में कुछ हद तक हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इससे रिलेटेड, चाहे वो जायगोट का डेवलपमेंट हो, चाहे वो एम्ब्रो का डेवलपमेंट हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन में चेंज करके इनर सेल्स को मास के रूप में बना रहा हो, तो इन विवो में ज़्यादा सक्सेस है, पर इन विट्रो कंडीशंस में ज़्यादा सक्सेस नहीं है। इन विवो इन विट्रो लैब के लेबोरेटरी कंडीशंस में भी आपको बताया, फील्ड कंडीशंस में भी आपको बताया। लैब कंडीशंस में क्या होता है कि लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं। लेकिन जब आप ओपन कंडीशन में जाते हैं, फील्ड कंडीशन में जाते हैं, यहाँ हर एक चीज़ नेचर के हाथ में होती है, आप में उसका किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा टोटीपोटेंसी डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स। डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स। The inherent potentiality of a plant cell, the inherent potentiality of a plant cell to give rise to a whole plant is described as cellular totipotency. एक सेल जब पूरे पौधे का विकास करती है, गिव राइज टू अ होल प्लांट, जब किसी पूरे पौधे के विकास के लिए एक सेल को माना जाता है, वहाँ हम टोटीपोटेंसी समझते हैं कि यहाँ टोटीपोटेंसी है।
This is a capacity which is retained even after a cell has undergone final differentiation in the plant body. Retained even after a cell has undergone final differentiation in the plant body. In plants, even highly mature and differentiated cells retain the ability to regenerate to a meristematic state as long as they have an intact membrane system and a viable nucleus. जब हम फाइनल डिफरेंशिएशन कंडीशन में प्लांट को देखते हैं, प्लांट की बॉडी को देखते हैं, तो सामान्यतः पौधों में हमें ज़्यादातर परिपक्वता के साथ साथ जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनके अंदर वो क्षमता देखती है कि वो इस रीजनरेट करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के द्वारा ज़्यादा समय तक अपनी झिल्ली को सर्वाइव करके एक केंद्रक के रूप में स्थापित हो सकती है. दिस इज कॉन्ट्रैक्टिंग टू एनिमल्स. ये बड़ा कंट्रडिक्टियल स्थिति है. कॉन्ट्रैक्टिंग टू एनिमल्स, एनिमल्स में ऐसा नहीं होता जो प्लांट्स में होता है. टू एक्सप्रेस इट्स टोटिपोटेंसी, एनिमल्स में इस तरीके की पूर्ण शक्तिता, इसे हिंदी में बोलते हैं लेकिन आपको टोटिपोटेंसी जानना है, ये इस तरीके की टोटिपोटेंसी आपकी एनिमल्स में शो नहीं होती. इट फर्स्ट अंडरगोज डी-डिफरेंशिएशन फॉलोड बाय री-डिफरेंशिएशन. पहली अवस्था में जो डी-डिफरेंशिएशन होता है वो री-डिफरेंशिएशन के रूप में शो करता है. री-डिफरेंशिएशन को आगे बताएंगे हम आपको. The phenomena of a mature cell reverting to the meristematic state, the phenomena of a mature cell reverting to the meristematic state and forming undifferentiated callus tissue is termed de-differentiation. The phenomena of a mature cell reverting to the meristematic state and forming undifferentiated callus tissue is termed de-differentiation. अब हम रीडिफरेंशिएशन, तो रीडिफरेंशिएशन में है कि द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ कंपोनेंट सेल्स ऑफ callus tissue to whole plant और प्लांट ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन. दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. डी डिफरेंशिएशन के लिए हमें रीडिफरेंशिएशन को समझना होगा और रीडिफरेंशिएशन के लिए ये मैंडेटरी है कि हम डी डिफरेंशिएशन को समझें. आगे हम इनको थोड़ा और एलेबोरेट करेंगे. तो टोटिपोटेंसी के डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट के साथ हम अब दूसरी स्लाइड को शुरू करते हैं. इसमें डायग्राम के द्वारा चीज़ों को समझाया गया है. सबसे पहले हम डायग्राम को देखते हैं. E25 मॉड्यूला, E35 अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, इसके बाद E45 लेट ब्लाइटोसिस्ट. ये 3 स्टेजेस हैं. इन तीनों स्टेजेस को हम डीपली जब फर्दर कैटेगराइज करेंगे 2I LIF एंड सीरम LIF में, तो यहाँ एक पूरे मैकेनिज्म का निर्माण होगा जो टोटिपोटेंट सेल से इरीब्लास्ट प्रिकर्सर और प्रिमिटिव एंडोप्रकार प्रिकर्सर से होते हुए डिफरेंशिएटेड एपीब्लास्ट में होकर मीजोडर्म, एक्टोडर्म और डेफिनेट एंडोडर्म का निर्माण करेंगे. ये एक पूरी फिनोमिना है. मैंने आपको पहले ही समझाया था कि टोटिपोटेंसी एक ऐसा लेक्चर है जिसे हम केवल थ्योरी के रूप में कभी नहीं समझ सकते. हमें डायग्राम को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी. अब हम इसको समझ सकते हैं डायग्राम के माध्यम से. मैं इसकी PDF भी आपको दूंगा जिसे आप बना सकते हैं और प्रैक्टिकली भी चीज़ों को समझ सकते हैं. पर चीज़ें बस ये हैं कि इसमें 3 स्टेज होंगी और तीनों स्टेजेस का हमें नाम पता होना चाहिए. E25 मॉड्यूला, E35 अर्ली ब्लास्टोसिस्ट. पहले ये राउंड पूरे गोल में दिखाई दी, फिर सीरम की तरह हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि कलेक्ट होकर साइड में चली गई. माइक्रोस्कोपिक कंडीशन में बता रहा हूँ. फिर HGF की उपस्थिति में E45 लेस्ट ब्लाइटोसिस्ट में ये आधे आकार में जाकर सीरम के स्थान से एकदम स्पष्ट रूप से चिपक गई, जो ऊपर के धरातल में दिखाई देने लगी. अब इनका
रिएक्शन 2I-LiF एंड सीरम LiF से एक मैकेनिज्म के रूप में हुआ। तो इस मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं कि एपीब्लास्ट प्रिकर्सर ने इरिवर्सिबल कंडीशन करके प्रिमिटिव एंडोटर्म प्रिकर्सर को बढ़ाया और यहाँ से डी डिफ्रेंशिएटेड एपीब्लास्ट ने मीजोडर्म, एक्टोडर्म, डेफिनिट एंडोसर्म का टोटिपोटेंसी, प्लूपोटेंसी एंड मल्टीपोटेंसी के रूप में निर्माण किया। ये इसका डायग्राम है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। द फिनोमिना ऑफ टोटिपोटेंसी is demonstrated with the following experiment. Slices of the carrot root, slices of the, हम इसका डायग्राम बताएंगे आपको, डायग्रामेटिक, ये अभी हम थ्योरेटिकल बता रहे हैं, इसका डायग्रामेटिकली मैं आपको बताऊंगा कि slices of the carrot root shown on the left were cut and small pieces of tissue were taken from the phloem region. A small piece of the tissue were taken from the phloem region. These were inoculated into a liquid medium in the special flask, which were rotated slowly. अब यहीं ऊपर से हम देखते हैं कि स्लाइसिस ऑफ द कैरेट रूट्स को, स्लाइसिस को हम बीच से काट के एक पतला सा स्लाइस बना के लेफ्ट में रखेंगे, जहाँ जो टिश्यूज़ होंगे स्मॉल पीसेस के, वहाँ को हम फ्लोएम रीजन पर रख कर देखेंगे और उनको इनोकुलेटेड किया जाएगा एक लिक्विड मीडियम में, वो भी स्पेशल फ्लास्क में। द टिश्यू ग्रू एक्टिवली एंड सिंगल सेल्स एंड स्मॉल सेल्स aggregates dissociated into the medium. A single cell and some cell aggregates are drawn near the flask. Some of the cell clumps developed roots, and when transferred to a semi-solid medium, these rooted nodules from shoots. These plants could be transferred to soil where they developed into flowering plants. These plants could be transferred to soil where they developed into flowering plants. Phloem tissue taken from the roots of these plants could be used to repeat the cycle. Now the next slide is diagrammatic representation. मैं एक तरीके से कैरेट के पूरे प्लांट को, जिसमें ऊपर के स्टेम और इंटरनोड को काट दिया गया है, केवल स्टेम, ऊपर के पोर्शन को काट दिया गया है, केवल स्टेम और उसकी लीव्स को रखा गया है रूट्स के साथ। ठीक है, हमने लीफ का एक पोर्शन लिया, प्रोटोप्लास्ट का एक पोर्शन लिया, नोड के सेगमेंट का एक पोर्शन लिया, इंटरनोड सेगमेंट और हाइपोकोटाइल का एक पोर्शन लिया और रूट का एक पोर्शन लिया। हमने इसके पांचों पार्ट का पोर्शन लेके डीएनए के द्वारा, मल्टीपल शूट फॉर्मेशन के द्वारा, फिर डीएनओ के द्वारा जब किया तो लैब कंडीशंस में इस तरीके के डायग्राम्स हमें समझ में आए। लीफ से फ्लावर, प्रोटोप्लास्ट से इंटरनल टिश्यू, नोड सेगमेंट से एक्सिलरी लीव्स, इंटरनोड सेगमेंट से ब्रांचिंग लीव्स, रूट से पूरा सेगमेंट ही हमें दिखना लगा। तो ये डायग्राम है, इसके माध्यम से कहीं हद तक आप चीज़ों को समझ सकते हैं। इस डायग्राम को आपकी स्क्रीन पर मैं रोक कर रख रहा हूँ और इसको जूम कर रहा हूँ, जिससे आप बहुत अच्छे से इसे समझ पाएँ। और मैं इसका पीपीटी भी आपको दूंगा, जिससे आप चीज़ों को समझ पाएंगे। वही एक्चुअल कंडीशन आ गई। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। जैसा कि मैंने पहले कहा था, डी डिफरेंशिएशन। द टर्म डी डिफरेंशिएशन इज यूज्ड इन मैनी डिफरेंट सेंस इन बायोलॉजी।
इन ब्रॉड सेंस पूरा एक वीडियो ही मैं आपको दे चुका हूँ डी डिफ्रेंसिएशन पर, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की नीड है नहीं मेरी समझ से. इन ब्रॉड सेंस it is defined as the process by which meristematic cells are converted into two or more type of cells, tissue or organs which are qualitatively different from each other. फिर से देखते हैं कि it is defined as the process by which meristematic cells are converted into two or more type of cells, tissue or organs which are qualitatively different from each other. Now the next slide is in the terminology of plant cell and tissue culture. However, de-differentiation is collectively used for all processes, resulting in increased developmental potencies. ये फिगर 1 में भी समझाया गया है. It is not surprising if we consider that cell lineages are less important in plant than in animal development, and plant somatic cells can be more easily reprogrammed. गैलोसेट एंड लोहमैन 2015. ये डी डिफ्रेंसिएशन से स्लाइड को लिया गया है. स्टेम सेल्स में जाइगोट, फिर बोन्स, मसल्स, ब्लड सेल्स, लीवर्स, न्यूरॉन्स. स्टेम सेल्स की कंडीशंस में अलग अलग डिफाइन करके ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट और एम्ब्रो का निर्माण कर रही हैं. डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हैं चीज़ों को. नेक्स्ट स्लाइड में in plants, de-differentiation is strongly associated with callus formation. Since callus is widely regarded as a proliferating mass of de-differentiated cells. However, as it was outlined above, de-differentiation in a strict sense is the reversion of de-differentiation, but callus formation is not, since the differentiated cell was not formed from a callus. Callus formation can rather be considered as a type of transdifferentiation. ये सुगीमोचो एट al 2011 ने कहा है कि callus formation can rather be considered as a type of transdifferentiation. Furthermore, as it was also discussed above, a general dedifferentiated cell state does not exist. Auxin-induced incubation on callus induction medium CIM, Walvakins et al. 1992 suggests that callus formation on in vitro cultured Arabidopsis explants follows the lateral root developmental pathway. Now the next slide is callus. Callus is a result of cellular tissue reprogramming due to conditions overriding cell tissue differentiation constants, hormone gradients, chromatin regulation, cell division block, etc. कैलस का ज़्यादातर फॉर्मेशन हार्मोन्स, ग्रेडियंट्स, क्रोमेटिन रेगुलेशन, सेल डिवीजन ब्लॉक्स में होता है. इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएशन के स्लाइड में भी आपको समझाया है, लेकिन जब हम डिफ्रेंशिएशन की यहाँ बात कर रहे हैं तो इस चीज़ को समझना भी मैंडेटरी हो जाता है. कैलस कैन ओनली बी कंसिडर्ड एज अ डी डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू if the above plant specific definition for de-differentiation is considered. Callus tissue of various origin can express a wide variety of genes which discriminate them, especially at the early phase of their development. Despite the fact that calli can be formed via various initial pathways, established callus tissue seem to be characterized by a network of transcription factors that facilitate cell fate, switch and regeneration.
Based on this, the callus is a transient tissue, similarly to the blastema of animals, but can be long maintained under artificial conditions. Now the next slide is redifferentiation. Redifferentiation theory रीडिफ्रेंशिएशन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, REDI होगा, उसे ऊपर वाला ही कंसीडर कर लेना आप. द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन अकरिंग इन अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन. इस स्पेलिंग में जो रीडिफ्रेंशिएशन है थोड़ा ऊपर वाला ही कंसीडर कर लेना, REDIFFERENTIATION, रीडिफ्रेंशिएशन. इसके डायग्राम में बताया है. डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, एक सेल को हमने लिया, फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किया, डी डिफ्रेंशिएशन हुआ, स्टेम सेल लाइक स्टेट, ट्रांसियल फेज आया, फिर 3 टाइप्स में कैटेगराइज हुआ, रीडिफ्रेंशिएशन, ट्रांसडिफ्रेंशिएशन, सेल की डेथ हुई और डेथ के बाद सेल साइकिल का निर्माण हुआ. यही इसकी प्रोसेस है रीडिफ्रेंशिएशन की. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज रीजनरेशन. It is defined as the structuring of any part which has been removed or physiologically isolated from the organism. In other words, genesis of an entire plant from cultured explants directly or by a callus indirectly is called regeneration. By a callus or indirectly is called regeneration. रीजनरेशन को डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. जैसे पहले डायग्राम में हमने एक एक्सप्लांट को लिया, एक्सप्लांट इन न्यूट्रिएंट मीडिया में एक्सप्लांट को रखा, कैलस का निर्माण हुआ, एम्ब्रॉयड बना, एम्ब्रॉयड से एम्ब्रो बना, एम्ब्रॉयड से प्लांटलेट्स का निर्माण हो गया. रीजनरेशन का मेन जो हम फार्मर्स फील्ड कंडीशंस पर करते हैं वो यही फंडा है. ये रीजनरेशन का फंडा है प्लांट्स. नेक्स्ट स्लाइड में भी बताया गया है. ये इसमें स्टेजेस बताई गई हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में किन किन स्टेजेस को हम बढ़ा सकते हैं. हमने पूरा जूम कर दिया है जिससे आप समझ सकें. 4 डे ओल्ड सीडलिंग को हमने लिया, लेफ्ट हैंड से हम शुरू करेंगे. पूरे मैच्योर प्लांट को लेके उसके हमने टिश्यूज़ को निकाला, फिर कोटिलीडन्स बने उसके 4 से 7 डेज में, फिर सूट फॉर्मेशन 1 से 2 वीक में हुआ, फिर सूट का एलोंगेशन 2 से 3 वीक्स में हुआ, फिर सूट्स आपका 2 से 3 वीक में रिम स्टेज पे आया, फिर फ्लावरिंग हुआ, फ्लावरिंग के बाद में सीड सेटिंग हुआ ग्रीन हाउस कंडीशन में 4 से 6 वीक के बाद. ये भी रीजनरेशन का एक फंडा है डायग्राम के हिसाब से. हम तीसरा आपको देखते हैं. तीसरा ये आपको केवल PDF के माध्यम से आप समझ सकते हैं. ये हम इसको आपको चौक या जब आप ऑफलाइन पेडागॉगी में आएंगे हम तब आपको समझाएंगे. टोटिपोटेंसी और प्लूरिपोटेंसी आप इसको PPT के रूप में समझना. नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं रेफरेंसेस. इन रेफरेंसेस का हमने इस्तेमाल किया है इस टोटिपोटेंसी के लेक्चर को बनाने के लिए. नेक्स्ट हमारा है धन्यवाद.